हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुमार सिकेन और आप देख रहे हैं एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो इस वाली वीडियो हम देखने वाले हैं फ्रांसीसी क्रांति, जो कि है आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट और इसी का पार्ट नंबर फर्स्ट। ठीक है, पार्ट नंबर सेकंड में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। यहाँ पर हम बताने वाले हैं क्लास 9th के बच्चों के लिए वीडियो है हिस्ट्री सब्जेक्ट से। तो दोस्तों हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति को। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बात करेंगे। आपने इसके बारे में अपनी पिछली कक्षा में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, और आने वाले कक्षाओं में अगर आप हिस्ट्री लेते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी और आपको बहुत बार जो पूछा जाएगा फ्रांसीसी क्रांति, इसलिए आप इसे बहुत अच्छे से समझिए। ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम बात करेंगे, फिर समझेंगे फ्रांसीसी समाज उनका कैसे था, जो लोग थे वो कैसे जी रहे थे, जीने का संघर्ष के ऊपर हम बात करेंगे। फिर बात करेंगे एक नया मध्य वर्ग कैसे आया। ठीक है, एक नया वर्ग आया जो कि था मध्यम वर्ग, आपको पता ही होगा। ठीक है, फिर क्रांति की शुरुआत और भी बहुत सारे टॉपिक, और लास्ट में हम बात करेंगे कुछ ऐसे सिंबल्स के बारे में, ऐसे निशान आकृति जिनका महत्व बहुत ही ज्यादा था और आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति। दोस्तों एक माहौल के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं कि वहां का जो माहौल था वो कैसा था। ठीक है, अगर हम बात करें 14 जुलाई 1789 की सुबह की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों जो पेरिस का माहौल था वो अच्छा नहीं था, आतंक भरा माहौल था पूरा का पूरा। ठीक है, उसके साथ साथ क्या हुआ, सम्राट ने कहा सेना को कि तुम क्या हो, तुम शहर के अंदर घुस जाओ। ठीक है, उन्होंने आज्ञा दे दी ये बात। तो अब दोस्तों आप समझ सकते हैं जो माहौल था वो कितना गंभीर था, कितना लड़ाई वाला जो माहौल था वहां पर पैदा हो गया था। अब इसकी वजह से होगा क्या वो देखिए, सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर में घुस गया। ठीक है, और चल पड़ा कहां, किले की तरफ, किले की जेलों की तरफ गया। जेलों को तोड़ा उन्होंने, और जहां बहुत बड़ी मात्रा में गोला बारूद, यानी आप समझ सकते हो जहां पर हथियार थे बहुत तगड़े, वहां पर गया और वहां पर उन्होंने लिए हथियार, और हथियारों पर उन्होंने क्या किया, कब्जा कर लिया। ठीक है, ऐसी जगह पर वो गए। उसके बाद उस लड़ाई में हुआ क्या, एक बुरी बात हुई कि जो कमांडर था उनका वो मारा गया और सारे कैदी क्या है वहां पर वो छुड़ा लिए गए। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम हुआ, आपको समझ में आ गया वहां का माहौल जो था वो कैसा था। ठीक है, यहां पर समझिए एक और बात कि ये नहीं है कि ये जो माहौल था, ये सिचुएशन थी, ये एक समय के लिए थी बस, और उसके बाद ऐसा ऐसा हुआ और माहौल शांत हो गया। नहीं, इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस में जो है ऐसी घटनाएं होती गई। जो देहाती क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में हमेशा जो संघर्ष है ऐसे इस प्रकार के जो कि अभी आपको बताए गए हैं ये होते रहे। दोस्तों हम बात करते हैं यहां पर एक बार फ्रांसीसी समाज के बारे में। ठीक है, उस राजा के बारे में, कौन सा राजा गद्दी पर बैठा, उसकी शादी कैसे हुई, किससे हुई, ये वाली बात करते हैं हम यहां पर। हम बात करते हैं 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज के बारे में। ठीक है, बात करते हैं हम यहां पर, जो टाइम है वो है सन 1774 में। राजवंश का जो लुई 16वां शासक था। ठीक है, तो फ्रांस की राजगद्दी पर वो बैठ गया। उस समय उसकी जो उम्र थी दोस्तों बहुत ज्यादा कम थी, उम्र थी उसकी 20 साल। ठीक है, और इतने में ही उसकी जो शादी है वो भी हो गई ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से। ठीक है, मैरी एंटोनेट से। उसके बाद क्या हुआ, यहां पर देखिए कुछ बातें। लुई 16वें के शासनकाल में दोस्तों हुआ क्या, आपको पता ही होगा कि इनके ऊपर जो था वो कर्जा यानी जो लोन था वो पहले से ही बहुत ज्यादा था। लेकिन एक घटना और हुई जिनसे जो इनका लोन है वो बहुत ही ज्यादा और बढ़ गया, कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया, ब्याज बहुत ज्यादा बढ़ गया, इनको देना पड़ा। ठीक है, तो वो कौन सी घटना थी, वो थी लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने क्या किया, अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में क्या कर दी, सहायता कर दी। अब सहायता तो कर दी, लेकिन अब इनके साथ एक बुरी सिचुएशन क्या हुई, बुरी सिचुएशन ये हुई कि इस युद्ध के चलते चलते फ्रांस पर बहुत तगड़ा वाला जो है कर्ज वो बढ़ गया। ठीक है, कर्ज बढ़ गया, कर्ज इस पे पहले से ही था और ज्यादा कर्ज जो है इस पे बढ़ गया। युद्ध लड़ते समय हमें पैसों की जरूरत होती है, जिसके लिए इसने कर्ज लिया। और आपको पता ही होगा युद्ध में चाहे ए देश जीते या बी देश जीते, जो नुकसान है
वो दोनों का होता है। ठीक है, तो इसी की वजह से इस पर बहुत ज्यादा कर्ज बढ़ गया, पहले से ही कर्ज था और भी ज्यादा कर्ज बढ़ गया और ब्याज भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब जो इसकी बेसिक नीड्स है, बेसिक नीड्स का मतलब क्या है, जो जरूरतें होती है वो जरूरतें इसकी खतरे में पड़ गई। फॉर एग्जाम्पल विद्यालय चलाना, विद्यालय चलाना या और भी चीजें। तो उसके लिए इसने क्या किया, उसके पास अब एक ही रास्ता था, उस रास्ते से जनता को दुख होता लेकिन रास्ता तो वही था, और वह जो रास्ता आपको समझ में आ गया होगा, वो रास्ता था ऋण को बढ़ा देना, यानी जो लोग ऋण देते थे उसको बढ़ा देना। ठीक है, और वही काम इसने किया। यहां पर देखते हैं, कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने अपने नियमित खर्चे, जो खर्चे दैनिक रूटीन में होने हैं, उन्हीं खर्चे को, जैसे सेना को रख रखाव, सेना पर खर्चा होता है, राज दरबार पे भी खर्चे होते हैं, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय, ठीक है, इनको चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार ने क्या किया, करों में कर दी वृद्धि। ठीक है, और इन्होंने जो वृद्धि करी, ये वृद्धि इन्होंने जानबूझकर नहीं की, ठीक है, और ना किसी लालच के लिए की। इनको अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए, इनको अपने डेली रूटीन का काम चलाने के लिए, इनका जो आखिरी मौका था वो यही था कि जो जनता पे इसका जो भार है वो डाल दिया गया और जो करों में थी वृद्धि कर दी गई। इसके काम के लिए ये विवश हो गए थे पूरे के पूरे, यही रास्ता इनके पास बचा हुआ था। ठीक है दोस्तों, यहां आप समझिए। अब हम बात कर ले दोस्तों फ्रांसीसी समाज की जो वर्ग व्यवस्था थी, यानी इससे हमें पता चलेगा कि फ्रांसीसी समाज में जो लोग हैं वो किस प्रकार के रहते थे। क्या गरीब लोग ज्यादा थे, क्या कुलीन वर्ग ज्यादा थे, क्या पादरी वर्ग ज्यादा थे, ठीक है, किसान ज्यादा थे, इन सभी के ऊपर हम बात करते हैं। यहां पर फ्रांसीसी समाज की जो वर्ग व्यवस्था थी दोस्तों वो कुछ इस प्रकार थी। पूरी आबादी का 90% तो किसान थे। एक यहां पर आपको नोट करने वाली बात है, लगभग 60% जमीन पर कुलीनों का, चर्च का और तीसरे अमीर लोगों का जो था वो अधिकार था। कुलीन वर्ग के पास दोस्तों और पादरी वर्ग के पास एक स्पेशल पावर थी, आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो एक स्पेशल छूट थी, और ये छूट इनको जन्म से ही मिली हुई थी, पैदा हुए और इनको ये छूट जो है वो मिल गई। और वो छूट क्या था, वो छूट था सरकार कितना भी टैक्स लगा ले, सरकार कितना भी कर लगा ले, लेकिन वो कर इनको नहीं देना था। ठीक है, तो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जो है वो जन्म से ही प्राप्त थे, और इनमें से सबसे तगड़ा जो अधिकार था वो ये था कि विशेष अधिकार ये था कि राज्य कितना भी कर लगा ले, लेकिन इनको उस कर से कोई फर्क नहीं पड़ता था, इनको उस कर से क्या था, छूट मिली हुई थी। ठीक है दोस्तों, चर्च भी किसानों से कर लेता था। ठीक है, चर्च किसानों से कर्ज लेता था, बहुत बड़ा हिस्सा, जिसे टिथ के नाम से जाना जाता था, एक धार्मिक कर था। ठीक है, लोगों को यह बात पता नहीं है कि सरकार के अलावा भी कौन कौन जो है वो कर्ज लेते थे, और चर्च भी कर्ज, आप कह सकते हो सॉरी, कर यानी जो टैक्स है वो लेता था, वो भी लोगों से, जिसको हम टिथ कहते हैं। ठीक है, यहां से हम बात करते हैं जीने का संघर्ष। अब ये बात तो हो गई, अब ये देखेंगे कि वहां के जो लोग थे उनको बड़ी परेशानी आ रही होगी, जब क्रांति चल रही है, जो खाना पीना है वो कम हो रहा है। ठीक है, और जो पूरा जो देश है आपका वो कर्ज जाल में डूब गया है, तो अब क्या होगा, लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, और वो संघर्ष वो किस प्रकार करेंगे वो देखते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें फ्रांस की जनसंख्या का, तो सन 1750 में 2.3 करोड़ था, जो कि सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गया। यानी आप देख सकते हो जनसंख्या जो है इनकी वृद्धि हुई। अब इन पे और ज्यादा प्रेशर पड़ गया, क्योंकि जो खाद्य सामग्री है वो कम पड़ जाएंगी, जो जॉब्स है वो कम पड़ जाएंगी। उन लोगों को जिनको सैलरी मिलती थी वहां 3 के बजाय 4 लोग काम करेंगे, तो उन तीनों की सैलरी को काट कर इस चौथे को दिया जाएगा। आप समझ रहे हो, हमें पता है कि जनसंख्या जब वृद्धि होती है तो कितना ज्यादा नुकसान जो है वो होता है। तो वही सिस्टम हुआ इनके साथ, जिसकी वजह से अनाज का जो उत्पादन है तुलना में उसकी मांग में काफी तेजी से वृद्धि हुई। अनाज का जो उत्पादन हो रहा था वो तो हो रहा था जो हो रहा था, लेकिन
अनाज के उत्पादन के मांग में वृद्धि हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ जनसंख्या में वृद्धि हो गई। अब जनसंख्या में वृद्धि हो गई तो अब अनाज में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। लेकिन उत्पादन उतना ही हो रहा था और उस अनाज के उत्पादन की मांग में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझिए, कोई अनाज जो है वो अपना नॉर्मल तरीके से उत्पादन हो रहा है जैसे पहले होता था, लेकिन अब खाने वाले जो बंदे हैं वो क्या है? वो बढ़ गए हैं। ठीक है, तो अब इनको जो उत्पादन हो रहा था उसमें उनको जो मांग है, उनमें जो उनको जो बढ़ा रहे थे, उत्पादन कर रहे थे, उसको और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इनकी मांग में वृद्धि हो गई। यहां पर हम बात करते हैं, ज्यादातर लोग जिनका मुख्य खाद्य पदार्थ जो था ना दोस्तों, वो था पाव रोटी। ठीक है, आपको पता ही होगा पाव रोटी ब्रेड के प्रकार का ऐसा ही कुछ होता है। वो ज्यादातर लोगों का जो मुख्य खाद्य सामान था वो पाव रोटी था और उसकी कीमत में तेजी से वृद्धि हुई क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो पाव रोटी खाते थे। अब वो पाव रोटी खाएंगे, बहुत डिमांड पाव रोटी की ज्यादा थी, तो अब उसकी जो जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी उस चीज का जो प्राइस है वो क्या है? ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ जुगाड़ हुआ। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आपको अभी का सिचुएशन पता है, अभी के टाइम में क्या है? सैनिटाइजर, इन सभी चीजों की क्या है? डिमांड ज्यादा है, मांग ज्यादा है। तो आपने देखा होगा कि इनकी प्राइस बहुत ज्यादा है। अभी तो नॉर्मल हो गई, लेकिन जब शुरू का समय था लॉकडाउन का, तो उस समय जब हमारे पास क्या था? डिमांड बहुत तगड़ी थी, स्टॉक बहुत कम था, तो कितना ज्यादा जो है सैनिटाइजर महंगे में बिक रहा था। तो वही सिचुएशन इनके सामने जो है वो आ गया था। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे। ज्यादातर लोग जो वो कारखाने में मजदूरी करते थे और मजदूर के जो मालिक थे वो उनकी इनकम तय करते थे कि तुम्हें इतनी आय दी जाएगी, तुम्हें इतने रुपए दूंगा मैं। ठीक है, लेकिन उनके साथ यहां पर होता क्या था? गलत बात, मजदूरी महंगी दर से नहीं बढ़ रही थी। यानी देखिए, यहां पर दो चीजों को हम लेकर चलते हैं, इसको समझिए, ए और बी। ए में क्या बढ़ रहा है? ए में बढ़ रहा है उनकी महंगाई बढ़ गई, लेकिन यहां पर बी में जो इनकी इनकम है वो नहीं बढ़ रही है। बढ़ तो रही है लेकिन महंगाई बहुत ऊपर जा चुकी है, लेकिन इनका जो इनकम है वो उतनी ऊपर नहीं जा रही है। ठीक है, तो वही सिचुएशन थी, इनकी आय बढ़ तो रही थी लेकिन खर्चे उससे भी डबल रफ्तार में बढ़ रहे थे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा था? अमीर के बीच में, अमीर वर्सेस गरीब, इनके बीच में क्या हुआ? बहुत तगड़ी चौड़ी खाई, यानी अमीर के बीच में और गरीब के बीच में बहुत ज्यादा जो अंतर है वो पैदा हो रहा था। बहुत ज्यादा बदतर हो गई थी स्थिति, रोजी रोटी का जो संकट है वो पैदा हो गया था उस समय। यानी आप माहौल समझ रहे हो, जनता की बात यहां पर आप समझ रहे हो कि क्या हो रहा है। ठीक है, फ्रांसीसी समाज में क्या दिक्कतें आ रही थी वो आपको समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहां पर एक नए टॉपिक के ऊपर में, जो कि है एक नया वर्ग आया, जो कि है मध्य वर्ग। अब मध्य वर्ग ने यह मांग की कि विशेष अधिकारों का अंत की कल्पना, यानी एक नया वर्ग आया और उस वर्ग का नाम था मध्य वर्ग। ठीक है, मध्य वर्ग कहते थे। तो इस मध्य वर्ग ही एक ऐसा वर्ग था जिसने पहले मुद्दा उठाया कि विशेष अधिकार क्या होता है, विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए, और विशेष अधिकार ना होने की कल्पना जो है वो इन्होंने ही की। क्यों? क्योंकि मध्य वर्ग वो वर्ग था जो कि ना तो बहुत गरीब थे ना कि बहुत ज्यादा अमीर थे, इनके पास थोड़े बहुत पैसे थे। उसके बाद एक अच्छी बात थी, ये पूरा वर्ग क्या था? पढ़ा लिखा था। तो इनको ये बात समझ में आ गई कि विशेष अधिकार जो कि जन्म से ही मिलते हैं वो गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी जो मुद्दे हैं इन्होंने उठाए। यहां पर देखो, अगर हम बात करें 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम मध्य वर्ग कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या? अब इन्होंने जो पैसे कमाए थे वो पैसे कैसे कमाए थे? जिसने ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों का उत्पादन किया, उस वस्त्रों को बेचा। ठीक है, और उससे जो पैसे आए उसी के बल पर इन्होंने जो अपनी संपत्ति है जो भी थी इनके पास वो अर्जित कर रखी थी। ठीक है, उसके बाद क्या था? एक अच्छी बात इस पूरे ग्रुप की, एक अच्छी बात इस पूरे समूह की ये थी कि ये सब के सब पढ़े लिखे होते थे। इनका मानना था कि समाज के जो किसी भी समूह है, कोई भी समूह हो, जैसा कि अभी हमने पढ़ा पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, इनके पास होते विशेष अधिकार होते थे। तो ये कह रहे हैं कि इनका जो कोई भी
समाज का कोई भी समूह हो जिनके पास जन्म से ही कोई विशेष अधिकार है तो वो नहीं होने चाहिए। उन्होंने इस चीज पर पहले क्वेश्चन मार्क लगाया। ठीक है, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, यहां पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्रांति की शुरुआत। ठीक है, कि जो क्रांति की शुरुआत है वो किस प्रकार से हुई, क्या क्या ऐसी सिचुएशन थी। ठीक है, यहां पर देखिए, अगर हम बात करें यहां पर फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 की, तो 15 मई 1789 को नए कर यानी नए कर जो है वो लागू करने हैं, न्यू टैक्स सिस्टम। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने प्रस्ताव के लिए एक अनुमोदन के लिए क्या किया, उन्होंने स्टेट्स जर्नल की एक बैठक बुलाई, यानी इन्होंने एक मीटिंग बुलाई, जिस मीटिंग में क्या होगा, नए कर की बातचीत होगी। चाहे वो कर या तो बहुत ज्यादा बढ़ना था, नॉर्मल करना था या कम करना था, जो भी था, इन्होंने न्यू टैक्स सिस्टम के लिए एक जर्नल की बैठक बुलाई। ठीक है, उसमें क्या हुआ, उसमें यहां पर कुछ आई प्रॉब्लम, क्योंकि दोस्तों जब मीटिंग थी, क्या उस मीटिंग में आम लोग जा सकते थे? नहीं, आम लोग नहीं जा सकते थे। क्या महिलाएं जा सकती थी? नहीं, महिलाएं भी नहीं जा सकती थी। कारीगर जा सकते थे? नहीं, कारीगर भी नहीं जा सकते थे। तो मीटिंग कैसे होगी पूरी की पूरी? तो इसके लिए एक जुगाड़ अपनाया गया, और वो क्या था, किसानों, औरतों और कारीगरों, इन सभी का सभा में जाना क्या था, वर्जित था। यानी कि ये सभी क्या है, सभा में नहीं जा सकते थे। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या हुआ, फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से, 40,000 पत्र, इसके माध्यम से उनकी शिकायतों को सुना गया। उस पत्र में शिकायतें लिखी गई और जो मांग थी वो लिखी गई, सूची बनाई गई, और जो इनके प्रतिनिधि थे, किसान के, औरतों के, कारीगरों के, इन सभी के जो प्रतिनिधि थे, वो अपने साथ इन मांगों को, इन सूची को अपने साथ जो है सभा में ले गए और उनकी बातों को पहुंचाया। जैसे कि अभी भी हमारे यहाँ पर होता है, हमारा जो मान के चलिए एक एमएलए होता है, वो एमएलए क्या करता है, हमारी बातों को, हमारा प्रतिनिधि है, तो क्या करेगा, एमएलए हमारी बातों को सोच के, समझ के, हमारी समस्याओं को देखेगा और वो उसे कहां, सभा में प्रस्तुत करेगा कि हमारे एरिया में ये दिक्कत जो है लोगों को वो आ रही है। ठीक है, तो ऐसा ही सिस्टम इन्होंने किया भी। ठीक है, अगर हम बात करें स्टेट्स जर्नल के नियमों की, तो इनका नियम बिल्कुल अच्छा था, साफ सुथरा था। स्टेट्स जर्नल के नियम के अनुसार ये बात कही गई कि जो प्रत्येक व्यक्ति होगा, यानी प्रत्येक व्यक्ति यानी सभी को एक मत का अधिकार होगा, यानी एक बंदा एक वोट जो है वो डाल सकता है। ठीक है, ये सारा सिस्टम हुआ, जो कि एक अच्छी बात भी है। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान प्रारूप तैयार करने में लगी हुई थी, यहां पर देखिए दो सिचुएशन की बात कर रहे हैं हम। एक तो नेशनल असेंबली जो कि संविधान के ऊपर बात कर रही थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मीटिंग हो रही थी यहां पर। दूसरी तरफ बिल्कुल इससे अपोजिट एक जो सिचुएशन थी वो पैदा हो रही थी। वो क्या थी कि फ्रांस आंदोलित हो रहा था पूरा का पूरा। ठीक है, अलग अलग बातें चल रही थी, आंदोलन हो रहा था अलग अलग जगह से। तो जहां एक जगह जो पॉइंट ए है वो अपनी मीटिंग में व्यस्त है, वहीं जो पॉइंट दूसरी है वो क्या है, पूरे फ्रांस में आंदोलित हो रहा है। कड़ाके की ठंड थी, फसल खराब हो रही थी, पाव रोटी की जो कीमतें हैं, जो कि ज्यादातर लोग खाते थे, पसंद करते थे, उनकी कीमतों ने तो, उनका जो ग्राफ है उन्होंने आसमान छू दिया। बहुत ही तगड़ी जो कीमत है उसकी बढ़ने लग गई। तो ये सारा सिस्टम जो है वहां पर होने लग गया। उसके बाद क्या हुआ, एक बेवकूफ वाली हरकतें बेकरी के मालिक ने की। जैसे हमारे टाइम का एग्जांपल लो, तो जिस दुकान से हमारा सैनिटाइजर मिलता था, उन लोगों ने भी काला बाजारी करना शुरू कर दिया था, जमाखोरी करना शुरू कर दिया था कि उनके पास जो स्टॉक में सैनिटाइजर्स थे उनको बहुत तगड़ी उन्होंने कीमत में वसूल करना चालू कर दिया, और जो लोग थे जिनके पास पैसे थे उन्होंने उसको भी खरीदा। तो सेम यही हुआ, इनके पाव रोटी की जो कीमत है वो बहुत तगड़ी रफ्तार से बढ़ी। तो बेकरी के मालिक, यानी जो बेकरी जहां पर बनता था पाव रोटी ब्रेड की तरह जो होता था, तो वो उसकी जो स्थिति है उसका फायदा उठाया उन्होंने और जमाखोरी जो है वो करने लग गए। ठीक है, बेकरी की दुकानों पर घंटों इंतजार करने के बाद भी लोगों को सामान नहीं मिलता था। तो जो गुस्साई औरतें होती थी, बहुत गुस्सा आता था औरतों को, तो उनकी भीड़ ने क्या किया, दुकान पर ही धावा बोलने लग गए गुस्से की वजह से। ठीक है, तो इस प्रकार की सिचुएशन चल रही थी। दूसरी तरफ क्या हुआ, दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। ठीक है, आई बताया गया था आपको।
दूसरी तरफ सम्राट ने क्या कहा कि जाओ भाई सेना, तुम पेरिस में प्रवेश करो। अब भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर पूरी जगह को क्या कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। ठीक है, पूरी जगह को उन्होंने बर्बाद कर दिया। अब यहां पर हम बात करते हैं कि जो एक अलग इलाका था जहां पर एक अफवाह के कारण बहुत तगड़ी सिचुएशन हो गई थी, वो क्या था? तो दोस्तों अफवाह ये थी कि जो अमीर लोग थे, ठीक है, यानी आप कह सकते हो जो मालिक थे, उन्होंने क्या किया, किराए पे गुंडे मंगवाए। ठीक है, और उन गुंडों को ये बोला कि तुम क्या करो, किसान की जमीन पर जाओ, किसान की जमीन का जो फसल है उसे खराब कर दो। ठीक है, तो ये अफवाह थी ऐसे। तो इसी अफवाह के चक्कर में भी बहुत तगड़ा आक्रमण हुआ, ये सब हुआ। देखते हैं यहाँ पर देहाती इलाकों में और गांव में एक अफवाह फैली बहुत तेज रफ्तार से। वो अफवाह क्या थी कि जो जागीरदार लोग हैं ना, उन्होंने क्या किया, जागीरदार लोगों ने, मालिकों ने क्या किया, भाड़े पर लुटेरे लाए। जैसे अभी भाड़े पर गुंडे लाते हैं, ऐसे ही उन्होंने क्या किया, भाड़े पर लुटेरे को बुलाया और उनको बोला कि तुम क्या करो, जो पकी हुई फसलें हैं, जो तैयार फसलें हैं, उनको तबाह कर दो। ठीक है, और इस सब चीज से गुस्सा होने के लिए अब ये सभी चीजें जब पता चली किनको, किसानों को, तो कई जिलों में क्या हुआ, डर के कारण किसानों ने अपने कुदाल उठाए। ये क्या होता है, ये उनका एक औजार होता है किसानों का। ठीक है, तो अपना कुदाल उठाया और ग्रामीण किलों पर आक्रमण जो है उन्होंने कर दिया बहुत तगड़ी रफ्तार से। एक अफवाह के कारण किसानों ने क्या किया, आक्रमण कर दिया, वो भी ग्रामीण किलों के ऊपर में। इससे क्या हुआ, जागीरदार जो लोग हैं वो क्या हो गए, भागने लग गए। कई जागीरदार क्या करें, उन्होंने तो क्या किया, अपना जो जगह है, अपनी संपत्ति, उसे छोड़कर भागने लग गए। कुछ ने तो क्या किया, जो दूसरे देश है वहां पर जाके वो रहने लग गए। तो यहां पर देखते हैं जो किसान थे जिनको गुस्सा आ रखा था, उन्होंने अन्न भंडार को लूट लिया, यानी जहां पर खाने पीने की वस्तुएं थी, सामान था, उसको लूटा। लगान संबंधी दस्तावेज जो थे, ठीक है, जिसमें लगान लगाया जाता था, उस सभी दस्तावेज को जलाकर राख कर दिया। ठीक है, कुलीन वर्ग बड़ी बड़ी संख्या में अपनी जागीरों को छोड़ने लग गए, भागने लग गए। बहुत ने तो पड़ोसी देश में जाकर भी वो रहने लग गए, उन्होंने शरण ले ली। ठीक है, यहां पर अब एक नए टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं, जो कि फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। अब ये क्या था, ये यहां पर से आप समझिए। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का एक अच्छा प्रारूप तैयार किया। ठीक है, प्रारूप तैयार कर लिया था, और उसमें क्या बात थी, उसमें जो मेन फोकस था उस बात में, वो था कि हम सम्राट की जो शक्ति है, जो राजाओं की जो शक्ति है, उसे हम क्या करेंगे, उसे हम सीमित करेंगे। क्योंकि दोस्तों जब एक शक्ति एक केंद्र में चली जाती है तो वो बहुत ही तगड़ा नुकसान कर देती है। मान के चलो ये पूरा का पूरा एक साम्राज्य है, ठीक है, बहुत बड़ा साम्राज्य है। यहां पर एक ही राजा के पास पूरी साम्राज्य को संभालने की शक्ति है, तो क्या हमेशा एक बंदे का जो निर्णय होता है वो हमेशा ठीक नहीं होता। तो क्या वो राजा उसे संभाल पाएगा? संभाल लेगा, लेकिन गलतियां भी करेगा। ठीक है, तो इन्होंने ये फैसला किया कि एक बंदे के ऊपर मैं सारी पावर ना रखकर उसको अलग अलग भागों में क्या करूं, उसे डिवाइड करूं, अलग अलग संस्था बनाऊं और उस संस्था में जो पावर्स है उन्हें डिवाइड करूं। ये पावर, कानून बनाने का पावर किसी और के पास, न्याय करने का पावर किसी और के पास। ठीक है, तो ऐसी पावर्स को उन्होंने क्या किया, डिवाइड किया। यहां पर देखिए, एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत पावर को ना रखते हुए उन्होंने इन शक्तियों क्या किया, अलग अलग डिवाइड किया, अलग अलग संस्थाओं में बांटा। और वो संस्थाएं आपने पक्का सुना होगा, और वो संस्थाएं क्या थी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इन चीजों को गूगल करना है और आपको ढंग से याद कर लेना है कि विधायिका क्या होता है, न्यायपालिका क्या होता है, कार्यपालिका क्या होता है। क्योंकि आपने 9th क्लास में भी आपने पिछली क्लास में भी इसे पढ़ा होगा। ठीक है, इसके ऊपर बहुत ही डिटेल जो है वो बता रखा है छोटी क्लासों में। और आपको क्या करना है, अगर अभी तक आपको ये नहीं पता है तो आपको क्या करना है, एक बार गूगल करना है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा आप भूल जाओगे। आपको गूगल करना है खुद से, और आपको क्या करना है, इसे समझना है। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया था अभी कि कानून बनाने का, ठीक है, न्याय करने का, कार्य कराने का, ये सारी चीजें तो आपको पता अभी चली गई होगी, थोड़ा हिंट मिल गया होगा। और आप इसको, आपका होमवर्क है, आपको देखना है इसे गूगल पे। यहां पर देखिए, सन 1791 के संविधान में कानून बनाने का जो अधिकार था,
वो नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब बात हो रही है यहां पर किसकी, वोट डालने की। तो वोट डालने का जो सिस्टम था वो हमारी तरह नहीं था, अलग था इनका सिस्टम तो एक ही था, लेकिन जो बंदे हैं, सभी बंदे, जैसे अभी सभी महिलाएं, पुरुष, ठीक है, 18 साल से ऊपर वाले बंदे वोट डाल देते हैं ना, वैसा सिस्टम नहीं था। इनका जो सिस्टम था वोट डालने का वो क्या था, बिल्कुल अलग था। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था, केवल 25 वर्ष से जो अधिक उम्र के जो पुरुष थे वही वोट डाल सकते थे। सक्रिय पुरुष नागरिक का दर्जा उनको दिया गया था, अर्थात जिन्हें मत डालने का अधिकार प्राप्त था। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है आपका राजनीतिक प्रतीकों के मायने। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें दोस्तों हम पढ़ेंगे कि अगर हम बात करें 18वीं शताब्दी की, तो उस समय दोस्तों ज्यादातर जो पुरुष थे और स्त्री थे वो पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे। अब पढ़े लिखे नहीं हुआ करेंगे तो उनको किस चीज से समझाना पड़ेगा, उनको किसी निशान से, उनको किसी चिन्ह से, उनको किसी आकृति से क्या करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। ठीक है, आकृतियों से वो बेटर समझेंगे शब्द के मुकाबले। ठीक है, तो शब्द की बजाय उनको आकृतियों से समझाया गया। इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रसार करने के लिए छपे हुए शब्दों की बजाय अक्सर आकृतियों से उनको और प्रतीकों से उनको समझाया जाता था। और वो आकृति और प्रतीक आपके सामने ये है, यहां पर देखिए। सबसे पहले आपके सामने यहां पर टूटी हुई जंजीर। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, जंजीर का मतलब होता है कि जो बंदे हैं उनको जेल में डाला गया, वो बंदी है। तो टूटी हुई जंजीर का मतलब है वो बंदी नहीं है, वो आजाद है। यहां पर देखिए आप, दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन यहां पर जो जंजीर है वो क्या है, टूटी हुई है। तो टूटी हुई हथकड़ी का मतलब क्या है, आजादी का प्रतीक है। यहां पर क्या है, बंदे आजाद है। यहां पर समझिए ये क्या है, ये एक दोस्तों गट्ठर है जिसमें बहुत सारी लकड़ी को आपस में बांट दिया गया है। मतलब बांट नहीं, आपस में इनको इकट्ठा कर दिया गया है और फिर इसको बांध दिया गया है। आपने एक स्टोरी पढ़ा होगा, उस स्टोरी में ऐसी एक फादर और बहुत सारे बच्चे होते हैं और क्या करते हैं, उनको एक एक करके वो जो फादर है वो उनको लकड़ी का एक टुकड़ा देता है, कहता है इनको तोड़ो, तो बच्चे इनको तोड़ देते हैं। फिर सभी लकड़ी के टुकड़ों को एक साथ बांध दिया जाता है, बोलते हैं कि इनको तोड़ो, तो वो नहीं तोड़ता। तो सेम वही वाला सिचुएशन यहाँ पर इस जो आकृति इसमें दिखाया गया है कि इसमें बहुत सारी लकड़ियों को एक साथ बांध दिया गया है। तो अब ये आप किसका प्रतीक देख रहे हो, यह है एकता का प्रतीक। ठीक है, छड़ों का गट्ठर। यहां पर देखिए, अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे गट्ठर को नहीं तोड़ा जा सकता। तो एकता के बल की बात की गई है, यानी इस निशान का मतलब है एकता। ठीक है, यूनिटी। यहां पर देखिए ये क्या है, यहां पर एक निशान है जिसमें त्रिभुज के अंदर एक आंख है। ठीक है, जो कि शायद ज्ञान की बात हो रही है यहां पर। और उसके आगे क्या है, उसके आगे है प्रकाश। प्रकाश का मतलब क्या है, प्रकाश क्या करती है, अंधेरे को दूर करती है। और अंधेरा होता है अज्ञान, यानी जिसके अंदर ज्ञान नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रकाश है ये ज्ञान को फैला रहा है और अज्ञान को घटा रहा है। यहां पर देखिए त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखरती हुई, ये आंख का मतलब क्या होता है, स्वरदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक है। यानी जो आंख है ये किसका, ज्ञान का प्रतीक है। सूरज की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरों को मिटा रही है। और ये किरणें जो है ये क्या कर रही है, इन अंधेरा जो यहाँ पर फैला हुआ है, अंधकार जो यहाँ पर फैला हुआ है, उसको ये मिटा रही है, ये संकेत देती है। यहां पर समझिए ये है राजदंड। राजदंड का मतलब क्या है, राजा द्वारा किसी प्रकार का कोई दंड मिलेगा। ठीक है, तो इसको देखने के बाद ये प्रतीत हो जाता होगा कि ये कोई शाही सत्ता का प्रतीक है और इससे हमें दंड मिलने की संभावना कुछ इस प्रकार से इसका प्रतीक जो है वो होगा। यहां पर देखिए शाही सत्ता का प्रतीक जो है इसको माना जाता था। यहां पर हम पहुंचते एक टॉपिक के ऊपर में, ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग सी फोटो है। एक ऐसा सांप, ठीक है, जिस सांप ने अपनी पूंछ को ही क्या कर रखा है, अपने मुंह में ले रखा है। इसका मतलब एक अंगूठी की भांति इसने बना रखा है अपने आप को। और इसमें यहां पर देखिए किसी प्रकार का कोई कॉर्नर नहीं है। कॉर्नर का मतलब है कि किसी के फेवर में नहीं जा रहा कुछ भी। जैसे ये कॉर्नर होता है, ये कॉर्नर होता है, या थोड़ी इसमें देखिए कहीं पर भी कोई कॉर्नर नहीं है। इसका मतलब क्या है
यहां पर किसी के लिए कोई कॉर्नर नहीं, इसका मतलब ये समानता होगा। ठीक है, समानता का प्रतीक, समानता का प्रतीक है क्योंकि इस अंगूठी में किसी प्रकार का कोई छोर नहीं है, कोई कॉर्नर नहीं है। तो ये हमें साफ साफ क्या दिखा रहा है, ये हमें साफ साफ दिखा रहा है कि ये एक समानता का प्रतीक है। वीडियो आपको पूरी पसंद आ गई हो, आपने इसमें कुछ भी सीखा हो, तो आप कर सकते हैं वीडियो को लाइक, कमेंट करके आप बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी, शेयर कर सकते हैं अपने क्लासमेट के साथ। सर सब्सक्राइब कर दें हमारे इस चैनल को, बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन आपको दिख रहा होगा, आप उसे प्रेस कर सकते हैं, जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों।